हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्लस माइनस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत बेहद खास है, बहुत खास है। कारण है कि आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के एलडीसी में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, साथ में मैं आपको पूरा का पूरा पैटर्न भी समझाता हुआ चलूंगा कि आने वाली जो परीक्षा है आपको किस आधार पर, किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, किस तरह से आपको वहां पर उपस्थिति दर्ज करानी है, किस तरह से आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। देखो, आपके डी ट्रिपल एस बी के एलडीसी वाले एग्जाम में 35 क्वेश्चन लगभग हिंदी के प्रस्तावित है और उनमें से 10 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 10 प्रश्न आप मान सकते हैं कि गद्यांश से आते हैं। गद्यांश 1 और गद्यांश 2 हो सकते हैं। ये एक तो कंफर्म होता ही होता है, मगर इस प्रकार के पैटर्न को देखते हुए, वर्तमान पैटर्न को देखते हुए डी ट्रिपल एस बी से ये हम आशा कर सकते हैं कि वो 2 गद्यांश में से 10 सवाल वो पूछ सकते हैं आपको। और बाकी के प्रश्न किस तरह से होते हैं, व्याकरण में कहां से आते हैं, उन सब प्रश्नों पर हम बात करेंगे। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से ये संपूर्ण जो क्लास है वो बेहद खास होने वाली है। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि क्लास को अंत तक जरूर देखना और आप आधार बना सकते हैं इस क्लास को अपने आने वाली परीक्षा के लिए। और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, डैम श्योर, पक्का आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है यहां से भी प्रश्न आ जाए हमारे, लेकिन आधार आपको इस क्लास को ही रखना है। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी के एलडीसी वाली एग्जाम के लिए आप सब तैयार हैं, मेरे अंदाज से आप रेडी हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज की कक्षा की शुरुआत करता हूं। आप सभी को मैं एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप विद्यार्थियों तक मेरी शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छा है वो पहुंचे। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि 5 से लेकर के 10 प्रश्न जो होते हैं आपके, वो किससे संबंधित होते हैं? आपके 5 से 10 प्रश्न जो होते हैं वो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित होते हैं। माने कि आपका गद्यांश, माने कि आपका अपठित गद्यांश हो सकता है। और ये 2 सीट में से आपको दिए जा सकते हैं। एक सीट में यानी एक गद्यांश में आपको 5 प्रश्नों को 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो 2 सीट के लिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन तो आपको गद्यांश में से मिल जाएंगे, जो कि बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत सही उत्तर उनके दे सकते हो। उसमें तो कोई दुविधा नहीं होगी। बाकी इन पर भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए, आज की कक्षा का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों। क्या कहता है सवाल, देखना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करें। अब वाक्य को शुद्ध करना है, बिल्कुल कर लेंगे। देखो, हमें वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है मैं आपको बता दूं। एक, आपको संज्ञा का पता होना चाहिए कि संज्ञा कौन सी है। एक, आपको वचन का पता होना चाहिए कि वचन कौन सा है, यानी एक वचन है कि द्विवचन है कि एक वचन है कि बहुवचन है। माफी चाहता हूँ, संस्कृत में नहीं है, हम हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वचन का ध्यान रखना है, संज्ञा का ध्यान रखना है। आपको वर्तनी की शुद्धि करवाए तो फिर वो संधि का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपको प्रत्यय उपसर्ग का भी ध्यान रखना है। किसका? प्रत्यय और उपसर्ग का भी ध्यान रखना है। और आपको किसका भी ध्यान रखना है गुरुजी? आपको कारक का भी ध्यान रखना है। सर, आप तो सब कुछ ही बता रहे हैं। हाँ भाई, पूरी संपूर्ण हिंदी व्याकरण अगर आपको आता है तो फिर आपको सभी चीजों का ध्यान करते हुए जो है क्वेश्चन को ठीक करना है। देखो, वाक्य शुद्धि में हम क्या करते हैं, वे क्या करना चाहता है। देखो, यहाँ पर जो है वचन संबंधी अशुद्धि हो गई है। चाहता थोड़ी होता है, चाहते हैं। या तो ये हो सकता है, या यहाँ पर ते होता ताकि जगत तो सही था, और या फिर इसका ये अनुस्वार भी हटे और यहाँ भी वे की जगह कुछ और बने। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं वो क्या करना चाहते थे, वो नहीं होता है भैया। इस बात का तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वचन जो आपका काल जो है, उसी काल में इसका शुद्ध रूप ढूंढना है। ये तो भूतकाल की बात हो गई और ये वर्तमान काल की बात है, तो आपको वर्तमान काल में ही ढूंढना है। वह क्या करना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। वे का वह बनता है, बिल्कुल ठीक है। और वह बना तो फिर यहाँ पर चाहता भी सही हो जाएगा और यहाँ पर अनुस्वार भी नहीं, इसका मतलब यही सही उत्तर हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, वह क्या चाहता है। क्लियरिटी है सभी विद्यार्थियों को? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर आओ।
घर में गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कहीं का नहीं होना? नहीं भैया, ये तो वो होता है घर का कुत्ता घाट का न घर का, वो वाली बात है। तो ये तो नहीं हो सकता। इसका तुच्छ समझना, नहीं ये बात भी नहीं है। थोड़े में बहुत कुछ कहना, नहीं ये तो वो है गागर में सागर भरने वाली बात, ये भी नहीं है। अच्छी चीज पास में ही मिल जाना, बिल्कुल ठीक है। तो घर में ही गंगा बह रही है तो बताओ, गंगा जल तो सबसे पवित्र चीज मानी गई है, सबसे अच्छी चीज मानी गई है। तो इसके आधार पर आप ये अर्थ लगा सकते हैं कि अच्छी चीज पास में ही मिल जाती है तो उसे कह सकते हो आप घर में ही गंगा बह रही है। सर्वोचित शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। ये देखो, आलम तो पागल है, दिन भर न जाने क्या खालिस्तान है यहाँ पर, और दिन भर न जाने क्या करता रहता है। तो यहां पर देखेंगे आप, न जाने क्या, यहां पर खालिस्तान है, इस खालिस्तान को भरना है, रिक्त स्थान को। क्या संभाषण? संभाषण तो भैया उसका होता ही नहीं है। संभाषण तो कोई समझदार व्यक्ति ही करेगा। कौन करेगा? समझदार व्यक्ति करेगा, और समझदारों में भी किसी विशेष पद पर आसीन व्यक्ति ही करेगा। जैसे राज्यपाल होते हैं उनका संभाषण होता है, जैसे राष्ट्रपति होते हैं उनका संभाषण होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवचन तो कोई साधु करते हैं जी। कौन करते हैं? साधु महात्मा करते हैं प्रवचन। प्रलाप करता है वो तो क्या करता है? प्रलाप करता है। और कोई दुखी होता है वो विलाप करता है। दुखी क्या करता है? विलाप करता है। दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन 3 होगा, जो है प्रलाप, सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से? वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। एक ऑप्शन ऐसा है जिसका बाकी 3 ऑप्शन से कोई लिंक नहीं रहेगा। देखना, दिया हुआ है कि भारतीय वेदांत समय को चक्रीय मानता है, जहां सृष्टि, स्थिति और प्रलय की अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। समय की प्रवाहमान धारा में चेतना स्वयं को अभिव्यक्त करती है और अस्तित्व अपनी सार्थकता को खोजने का प्रयास करता है। समय की बात हो रही है, ठीक है। समय की अवधारणा को प्राचीन भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में विभिन्न रूपों में निरूपित किया गया है। और यहां देखना, अस्तित्व मात्र भौतिक शरीर और संज्ञानात्मक अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चेतना के माध्यम से स्थित किसी अज्ञात तत्व से संचालित है। देखो ये यहाँ पर देखो, समय समय समय, यहाँ पर देखो ये भी समय की बात है। यहाँ पर देखिएगा गौर से, ये भी समय की बात, ये भी समय की बात, ये भी समय की बात। सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 मिलेगा, राइट। अगले प्रश्न पर आओ। अगला प्रश्न देखो, पढ़ लो खुद, एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बस इस पर आ जाओ, वो तो सिर्फ सीधा दिया गया है। नीचे एक वाक्य के खंडों को व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, उसको व्यवस्थित क्रम में रखना है, रख देंगे। तो दिया हुआ है पहला ऑप्शन कि शिखर की तरह वे हमारी आंखों हमें अपनी ओर खींचते हैं, वे समा जाते हैं और बरबस दूर के सौंदर्य मंडित पर्वत। अब यहाँ हम कौन से विकल्प से शुरू करें कि हमारा एक पूर्ण वाक्य बन जाए, तो देखते हैं। यहां पर हम लेंगे डी से, यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डी लूं तो यहां पर बोलोगे कि दूर के सौंदर्य मंडित, सौंदर्य का मतलब सुंदरता से मंडे हुए मंडित पर्वत, शिखर की तरह वे हमारी आंखों, ये मैं उसके बाद ए ले लेता हूं, शिखर की तरह वे हमारी आंखों में समा जाते हैं और बरबस हमें अपनी ओर खींचते हैं। सी कर दो फिर, और फिर कर दो भैया आपका बी। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख जाए तो वही उत्तर आपका बन जाएगा। और क्या बनेगा? डी पहले चाहिए हमें, डी ये भी नहीं है, डी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में डी है, तो यही हमारा सही जवाब बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियरिटी है मेरे दोस्तों? ओके, आगे बढ़िए। दिया हुआ है प्रश्न, देखिए वापस देखिएगा सवाल। सार्थक शब्द के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर दिया हुआ है रिक्त स्थान विनय के अभाव में शोभा नहीं देती। विनय के अभाव में क्या शोभा नहीं देती? आपके पास विनय होना चाहिए, आपके पास में नम्रता होनी चाहिए। अगर नम्रता नहीं है तो कौन सी चीजें जो है शोभायमान नहीं होती है? तो अज्ञान, जिस आदमी में अज्ञान होगा वो विनय कैसे हो सकता है? काट दीजिए। अविद्या होगी वो विनय कैसे हो सकता है? गलत धारणा, इनको काट दीजिए। यार दोस्त आप सब जानते हैं ना, इसका सही जवाब क्या बन के चला जाएगा? इसका सही जवाब बन के चला जाएगा ऑप्शन 3, यानी विनय के अभाव में।
देखो आपके पास में विद्या हो सकती है मगर विनय भी होना चाहिए। विनय होगा तभी आप विद्या का सही रूप से उपयोग कर पाओगे। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, चचा बनाकर छोड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो खूब धन पैदा करना नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत शोभा होना, ऐसा भी नहीं है। निकम्मे बदमाश लोग, ऐसा नहीं है। तो खूब मरम्मत करना, चचा बनाकर छोड़ने का मतलब होता है कि खूब उसके पीछे लगे रहे और खूब मरम्मत कर रहे हैं किसी चीज की, तो वो चचा बना करके छोड़ना होता है। मुहावरे का सही अर्थ जो है ऑप्शन 4 होगा। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क करें, मुझे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में लिख करके आपके जो कमेंट है उनके आंसर मैं दूंगा निसंदेह। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, पहले पढ़ो भैया। अगला प्रश्न क्या है, आपके लिए छोड़ दिया है मैंने एक बार। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दिया हुआ है कि निम्न में से अतिरिक्त वाक्य पहचाने। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियां धर्म से प्रभावित थी। ओके, आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर अन्य भाषाओं में रचना हो रही थी, बिल्कुल ठीक है। यह संस्कृत और अपभ्रंश भाषा थी जिनमें साहित्य की रचना हो रही थी। इनमें संस्कृत साहित्य का तो हिंदी कवियों और आम जनता पर प्रभाव नहीं था, किंतु अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य के लिए पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। क्या गजब का प्रश्न है यार, क्या गजब का प्रश्न है। यहां छाटना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए। देखो मैं वापस देखता हूं, यहां पर दिया हुआ है कि अधिकांश मूर्तियां धर्म प्रभावित थी। यहां देखिए बाकी की सभी बातें जो है वो भाषाओं से संबंधित है। देखो ऑप्शन बी में देख लीजिए आप, ऑप्शन बी में देख लीजिए भाषा है, ये रही ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या है, ये भाषा रही, ये रही भाषा, ठीक है। ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन 3 में भाषा है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 4 में देखो आम जनता, साहित्य की बात आ गई तो वो भाषा की बात है, किंतु साहित्य हिंदी साहित्य यहाँ पर भी भाषा की बात है। ध्यान दो ऊपर ही ऊपर देखो आप क्या दिया हुआ है, आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियां धर्म से प्रभावित थी। इसका क्या लेना देना यार, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए ही होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए ही होगा। क्लियरिटी है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए जरा। यस, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई दे रहा है, ओके। देखो निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करें। शुद्ध करते हैं, वह वाराणसी से वापस लौट आया। अरे भाई अधिक पद है, अधिक पदत्व का दोष है इसमें, अधिक पदत्व का दोष है। एक पद से काम चल रहा है तो फिर 2 पद बोलने की जरूरत क्या है, क्या है, माफी चाहता हूं, एक पद से काम चल रहा है। देखो वापस और लौटना एक ही तो बात है, वापस और लौटना एक ही तो बात है, तो यहां पर ये 2 बातें बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो यहां बेफालतू की बातें, हम कई बार ये भी लिखते हैं कि बेफालतू की बातें मत करो, बेफालतू की बातें मत करो। आपको पता है बे का अर्थ भी फालतू ही होता है, तो दोनों एक ही बात है। तो यहां पर देखो वापस लौट, तो यहां पर आप देखो कि वह वाराणसी से लौट आया, यही इसका सही जवाब बन जाएगा। वापस और लौट ये गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है इसमें, वापस और लौट ये दोनों, वापस और लौट ये दोनों है, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये रहा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी रक्षा करना आवश्यक हो या उचित हो, जरूरी हो या फिर ठीक हो, उसे क्या कहते हैं, रक्षित कहते हैं क्या, नहीं, जिसकी रक्षा की गई है उसे रक्षित कहते हैं। जिस ये रक्षक, रक्षित तो कुछ होता ही नहीं है, रक्षक जरूर होता है, और ये राक्षस जरूर हो सकता था, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये शब्द ही सही नहीं है। रक्षित जरूर शब्द सही शब्द है, मगर इसका अर्थ गलत निकलता है या दूसरा निकलता है, और सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन डी में पाया जाएगा, रक्षणीय। जिसकी रक्षा करना उचित हो या आवश्यक हो उसे रक्षणीय कहते हैं, जिसकी रक्षा करना जरूरी है। जी भैया आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है, आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर, ओके। सर्वोचित शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाने में क्या थे, उस्ताद जाकिर हुसैन बताओ तो जरा। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाने में क्या थे बताओ। प्रवीण थे, धीर थे, सटीक थे, अकुशल, अकुशल तो थे ही नहीं,
जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तो तबला वादक थे, विश्व प्रसिद्ध तबला वादक है। और सटीक, सटीक का मतलब सही थे, धीर का मतलब बहुत गंभीर थे, नहीं, वो प्रवीण थे। क्या थे? प्रवीण थे। प्रवीण मतलब परफेक्ट। यस, ओके सर, प्रवीण थे, तो सही उत्तर आपका निकल के आ गया। ओके, अगले प्रश्न पर आइए। सार्थक शब्द के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सार्थक ढूंढ लेंगे, सार्थक शब्द ही ढूंढे आज तक हमने, और किया क्या है। देखो, सत्य बोलना बहुत ब्रह्म होता है, असहज होता है, सहज होता है, या अकृत्रिम होता है। अब कई मेरे साथी जो हैं वो देखना इसका गलत उत्तर कर लेंगे। आप कर लो एक बार, क्या करोगे? दे दो उत्तर एक बार। आप दे दिया? ओके, मन ही मन में रखो। अब मैं इसका सही उत्तर बताता हूं। देखो, आप इसका सही उत्तर क्या करेंगे दोस्तों? असहज करेंगे, जो गलत है। सत्य बोलना कभी भी असहज नहीं है। सत्य बोलना बहुत ही सरल है, सीधा बोल दो, उस पर लाग लपेट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और बात जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सही उत्तर जो है वो सहज होगा, ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, सर्वोचित शब्द के वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। कर लेते हैं। मैं यथासंभव खाली स्थान करूंगा कि गोविंद का काम हो जाए। मैं यथासंभव सायास नहीं, मनन नहीं, मनन करने से गोविंद का काम कैसे हो जाएगा? प्रोत्तेजना, तेजन भी नहीं है, प्रोधन उत्तेजन है ये, ठीक है। मैं उत्तेजित हो जाऊं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले का काम कैसे होगा। हाँ, आप प्रयत्न करोगे, क्या करोगे? प्रयत्न करोगे तो डेफिनेटली उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका काम हो जाएगा। तो ये प्रयत्न इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रयत्न बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे एक वाक्य के खंडों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य का सही क्रम बताता हो। बता देंगे भैया, देख लेंगे। आप पहले प्रश्न को पढ़ लो, पहले प्रश्न को पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए आप, उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे। यस यस यस, ओके, पढ़ लिया होगा। देखो, वोल्गा की धारा जम गई थी और वह दूसरे रजत बालुका या घने महीनों के बरसते हिम के कारण कपास की राशि सी मालूम होती थी। तो यहां पर हम सबसे पहले लेंगे यहां से लेंगे हम कि वोल्गा की, ए लेंगे सबसे पहले, ए। तो ए होगा, वोल्गा की धारा जम गई थी और महीनों के बरसते हिम के कारण। हाँ, पहले लेंगे हम सी। क्या लेंगे भैया? सी। सी के बाद लेंगे हम ए। ए के बाद लेंगे हम, देखो, महीनों के बरसते हिम के कारण वोल्गा की धारा जम गई थी और वह दूसरे रजत बालू का या घने कपास की राशि सी मालूम होती थी। यानी और के बाद में बी आएगा और उसके बाद में डी आएगा, ऐसा ऑप्शन होगा तो वो आपका सही उत्तर बन जाएगा। सर ऐसा कौन सा उत्तर है, आप बता दीजिए हमें एक बार। ऐसा उत्तर है ना मेरे पास, ये रहा, देखो, ऐसा ऐसा उत्तर है ना भैया, ये रहा, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी डी 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 डी, ये कैसे हुआ? सी ए सी डी, महीनों के बरसते बाद हिम के कारण कपास की राशि, कपास की राशि से मालूम होती थी। नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा सोचना है और मैं भी सोच लेता हूं इस बात पर कि क्या होगा इसका सही उत्तर। आप सोचिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करोगे। मैं एक बार वापस इसमें देखता हूं कि क्या बन सकता है और क्या सही उत्तर हो सकता है। वहां दूसरे रजत बालू का स्तूप या घने महीनों के बरसते हिम के कारण, सी ऑप्शन ले लिया, के कारण वोल्गा की धारा के कारण कपास की राशि सी मालूम होती थी। वोल्गा की धारा जम गई थी और वह एक दूसरे रजत बालू का स्तूप या घने, नहीं बनेगा। महीनों के बरसते हिम के कारण वोल्गा की धारा जम गई थी और वह दूसरे रजत बालू का स्तूप या घने कपास की राशि सी मालूम होती थी, यही बनेगा भैया। सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी ए बी और डी, ऐसे ही बनेगा।
और ऐसा ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो आपको यही मानना है, ठीक है, मान लीजिए। चलो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा। चलिए देखो, निम्नलिखित में से अयाचित शब्द के लिए सही वाक्यांश चयन करें। अयाचित, याचना से बना है याचित, याचना से बना है याचित, याचना करना यानी मांगना, याचना करना यानी मांगना। तो ए लगा दो तो जो नहीं मांगा गया है, ध्यान रखना, अयाचित, ए लगा दोगे तो क्या बनेगा, अयाचित। याच में जो है इत प्रत्यय लगा है और ए उपसर्ग लगा है, तो आपको ये बताना है जो बिना मांगे मिल जाए, ए यानी नहीं, ए यानी नहीं, जो बिना मांगे मिल जाए उसको अयाचित कहते हैं। आगे बढ़िए, आ जाओ। देखो, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है। कभी कभी दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। देखो, दुश्मन नहीं लिखना है एग्जामिनर को, दुश्मन नहीं लिखना है, हमसे लिखवा लो क्योंकि हमारे बहुत है, ठीक है सर। तो सही उत्तर क्या बनेगा, कहां गलती है, त्रुटि तो यही है, ऑप्शन ए में ही त्रुटि है मेरे भाई, ऑप्शन ए में ही त्रुटि है, राइट आंसर ऑप्शन ए, करेक्ट। ओके सर, अगले प्रश्न पर आइए। ये रहा, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित कालवाचक विशेषण का प्रयोग करें। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, विशेषण क्या होता है यार, कालवाचक। ओके, सीधा विशेषण ही बोल दिया, वाह, नाम भी दे दिया कालवाचक, ठीक है कर लेते हैं कालवाचक, क्योंकि उज्जवल एक संज्ञा है और संज्ञा के साथ आप जानते हैं विशेषण लगते हैं, क्रिया विशेषण तो लगते भी नहीं, क्या लगते हैं, विशेषण लगते हैं। तो यहाँ पर उचित उज्जवल होगा, सुनहरा उज्जवल होगा, सुनहरा उचित, ये शब्द क्या है, उचित क्या शब्द है, संज्ञा है, सुनहरा क्या है, संज्ञा है, सतही क्या है, विशेषण है होने को, सुनहरा भी विशेषण है होने को, माफी चाहता हूं, लेकिन ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है। भविष्य काल तो भविष्य, भूत और वर्तमान ही है, तो यही ऑप्शन बचा हमारे पास में, यही उत्तर बनेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शब्द चुन लेते हैं भैया। सायकाल, यहीं पर अशुद्धि है, तो सायकाल ऐसे थोड़ी लिखा जाता है यार, ऐसे लिखा जाता है सायकाल, ये अनुस्वार है, इसको तो क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलो आप बताओ सर। देखो हिंदी में इसको तो बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, और इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। तो ये चंद्र बिंदु नहीं आती, अनुस्वार आता है, राइट। ओके सर, और इसमें कौन सा ऑप्शन है, सायकाल नहीं होता, साय, देखो ये अनुस्वार तो लगा दिया मगर से पर लगा दिया, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 सही है, इसका ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वैसा ही प्रश्न है जैसा था। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो मैंने आपको कितनी दफा समझाया है कि रुपया ऐसे लिखा नहीं जाता है, ऐसे, ये तो बड़ा रू है और ये है छोटा रू, तो रुपया ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो यहां पर देखो कितने ठीक है, पैसे ठीक है, होते हैं ठीक है, लेकिन रुपया में कौन सी गलती है, रू वाली गलती है। रू भैया कैसे लिखा जाएगा, रू ऐसे लिखा जाएगा मेरे दोस्त, रे में छोटा ऊ, ये तो बड़ा ऊ है, ये तो बड़ा ऊ है रे के साथ में, ठीक है, तो ये गलती है, ये सही उत्तर बन जाएगा आपका, आप सब जानते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। चंद्रमा के 3 पर्याय, पर्याय, अरे भाई पर्याय तो आप सब जानते हैं, पर्याय ऐसे लिखा जाता है, परिधन आय, संधि काम करती है जबरदस्त। कौन सी संधि है, इसमें ई है और आगे आ है, यानी असमान स्वर है, तो जब पहले ई आता है तो इस ई का ये बनता है और सामने आ है तो ये का या बन जाएगा, ये लो पै, और रे कहा चला गया ऊपर और बचा कौन, ये, तो पर्याय बन गया। देखो कितना जबरदस्त शब्द बना है पर्याय। संधि का नाम बताओ सर,
यण संधि है मेरे दोस्त। कौन सी संधि है? यण संधि है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये पर्याय शब्द जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये इसका सही उत्तर बनेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, देखो यहाँ पर आ गया ना पर्यायवाची, कितनी बार समझाओ यार, यही तो है ना बात। पर्याय देखो ये रहा पर्याय, पर्यायवाची चुने। बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों ने गुप्त, यहां पर रेखांकित किया हुआ है, गुप्त को रेखांकित किया हुआ है, गुप्त संगठनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया, संघर्ष शुरू किया। यहां पर देखना गुप्त का पर्यायवाची सक्रिय, गुप्त नहीं होता है, सक्रिय का पर्याय विलोम शब्द होता है निष्क्रिय, संपन्न, विपन्न, गोपनीय, इसी का पर्यायवाची है गुप्त का। गोपनीय बिल्कुल ठीक है, संतुलन, असंतुलन का विलोम शब्द है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये देखो, ये तो ठीक है आपका, क्लियर हो गया। चलिए सर अगला बताओ। ओके, ये देखो, खुद पढ़े आंसर करें, खुद पढ़े और आंसर करें। मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ऐसे सवालों में ज्यादा समय हमें जाया भी नहीं करना है और बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर भी करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न है आपका, आने वाली परीक्षा का पैटर्न है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसलिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना है और बहुत क्लियर करते हुए चीजों को चलना है। ठीक है, इस पैटर्न को आप आधार बना सकते हैं अपने एग्जाम का। बहुत बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ को बताएं। जान हथेली पर रखना, एक फिल्म की याद आ रही है मुझे, अजय देवगन की फिल्म थी और ट्विंकल खन्ना थी उसमें। तो जान, ये हथेली पर वो पानी के, वो क्या दिया था कि पानी की बहुत क्या था, पानी की बूंद गिरने तक नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ उसमें डायलॉग था। तो वो जान हथेली पे रखी हुई थी, जान की परवाह नहीं कर रही थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं समझे तो कोई बात नहीं। देखो, जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह ना करना, उसी को कहते हैं जान हथेली पर रखना। कई स्टंटबाज होते हैं ना, स्टंटबाज होते हैं, बाइक से स्टंट करते हैं, बाकी चीजों से स्टंट करते हैं, तो वो प्राणों की परवाह कहाँ करते हैं? परवाह करते तो फिर वो ऐसा नहीं करते। वो टैलेंट जरूर हो सकता है मगर फिर भी प्राणों की परवाह करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि प्राण चले गए तो फिर कुछ नहीं बचता मेरे भाई। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित आकार वाचक विशेषण का प्रयोग करें। यार विशेषणों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, मैं BSSB का धन्यवाद करता हूं कि भाई साहब आप हमें ये भी बता दीजिए कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आकारवाचक विशेषण भी होता है क्या? आकारवाचक विशेषण होता है भाई साहब BSSB वालों? तुमने हिंदी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हिंदी दिवस है, माँ हिंदी को मैं बहुत सम्मान देता हूं, मगर हिंदी के साथ ऐसा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या कुछ भी प्रकार बना के डाल दोगे? ऐसा थोड़ी है, हिंदी इज टोटली साइंटिफिक लैंग्वेज, हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है, और आप इनके साथ ऐसे करते हैं कि कालवाचक बना दिया, कालवाचक भी विशेषण बना दिया, आकारवाचक विशेषण बना दिया, बिंदुवाचक बना देना, कुछ भी बना दोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है, ये विशेषण वो विशेषण। अरे सीधा बोल दो यार, विशेषण बताओ सही से। आकारवाचक क्या होता है बता देते हो तो देख लेते हैं। खैर, भारतीय समाज में सभी नागरिकों को समान आकार, बताओ ये कौन से आकार को प्रदर्शित कर रहा है? ये समान, बराबर बराबर, समान, समान अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन अंग्रेजों ने भेदभाव किया, तो ये समान हो जाएगा जी, राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आइए, अगला प्रश्न ये रहा। दिए गए वाक्य में उचित स्थानवाचक, ये देखो क्रिया विशेषण, हाँ ये सही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्रिया विशेषण स्थानवाचक होता ही है भैया, इसमें कोई डाउट, स्थानवाचक होता ही है क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक भी होता है, और कौन सा होता है? स्थानवाचक तो होता ही है, साथ में परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, और कालवाचक होता है, कालवाचक होता है क्या? ये जो है आपके क्रिया विशेषण, और एक होता है आपका रीतिवाचक। क्या होता है भाई? रीतिवाचक। तो ये तो 4 प्रकार के होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो 4 प्रकार के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा वो देख लेते हैं कि हिमालय के नीचे
स्थान, स्थान तो ये रहा ना, मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में वनस्पतियां औषधि रूप में प्राप्त होती है। रूप में देखो रू बड़ा है, रूप में रू बड़ा लिखा जाता है, इस बात को नोटिस करते रहना आप चलते चलते। हम ऐसे ही सीख लेते हैं हिंदी को, ठीक है। हिंदी हमें कहती है खुद की बेटा आप अगर हमें सम्मान दे रहे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 बड़ी वरदान साबित हो सकती हूँ, ठीक है। आगे चलिए, पड़ोस के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। चुन लेते हैं। पड़ोस, प्रतिपदा नहीं होगा, प्रतिपदा नहीं होगा। प्रतिपदा का मतलब खुलना होता है, ये तरीके से देखा जाए तो। प्रतिवेशी, पड़ोसी होता है, ये क्या होता है? पड़ोसी होता है। पड़ोसी, ये पड़ोस ये गलत लिखा हुआ है, पड़ोसी, ठीक है। हाँ सही है सर, माफी चाहते हैं, पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है। तो ये प्रतिवेश सही है, ऑप्शन 3 सही है इसके लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखो, बाह्य कारणों, बाह्य कारणों की वजह से रंजीत बैठक में शामिल नहीं हो सका। रेखांकित शब्द का विलोम चुने। बाह्य, इसको रेखांकित किया हुआ है, बाह्य का मतलब बाहर, तो आकस्मिक, अचानक। अभ्यंतर मतलब आंतरिक, आंतरिक, अभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक। सतही का मतलब ऊपरी। दृश्यमान का मतलब दिखने वाला। नहीं, सही उत्तर मिल गया क्या आपको? ये रहा ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आइए। दिए गए वाक्य में उचित कर्म कारक का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कर्म कारक में होता है को, बस इतना जानते हो कि नहीं जानते हो? कारकों की संख्या होती है 8, इतना जानते हो तो आप खुद कर लोगे। ये रहा आपका उत्तर, सही है सर। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से सॉरी का, ओहो गजब, सॉरी का तत्सम शब्द कौन सा होगा? सॉरी का मतलब होता क्या है ये बताओ पहले तो। जो सूत पुत्र होता है ना, सूत पुत्र, उसको सोर कहते हैं। और ये रहा सूती ग्रह, ये इसका सही उत्तर बनेगा। और ये सूती होता ना, ये सूती होता तो इसका तो अलग होता। सूत का आगार यानी सूत जहां बनता है उस घर को या उस खजाने को क्या कहते हैं? सूती गृह कहते हैं। लेकिन ये सूती अलग है। और अगर ये प्रसूति होता तो ये और ही बात हो जाती, प्रसूति होता तो और ही बात हो जाती, क्योंकि जहां जननी अपने बच्चे को जन्म देती है उस स्थान को, उस घर को क्या कहते हैं? सूती गृह, प्रसूति गृह कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन 3 मिल गया आपको। अगले प्रश्न पर आइए। आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। देखिए, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त कारक का चयन कर, यहां पर होना चाहिए था, चयन कर दिए गए विकल्पों में से करें। चयन दिए गए विकल्पों में से करें, कर की जरूरत नहीं है। संजीव खालिस्तान अंकित को कपड़े धोने के लिए भेजा। संजीव तो कर्ता, कर्ता के लिए कारक कौन सा आता है? ने, तो ने को ढूंढो और टिक लगाओ, उत्तर बन गया। आज की कक्षा का ये अंतिम सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद, भेद का अनेकार्थक नहीं है? अनेक अर्थ भेद और किस किस का अर्थ हो सकता है? देखो, भेद का मतलब प्रकार, जैसे हम कहें कि संज्ञा के इतने प्रकार हैं या संज्ञा के इतने भेद, एक ही बात है दोनों, ठीक है। रहस्य, हाँ बिल्कुल सही बात है कि भेद खुल गया, उन्होंने इसका भेद खोल दिया। पे नहीं होता, तात्पर्य का मतलब अर्थ, अर्थ और भेद एक ही बात है। सही उत्तर जो है वो ऑप्शन 3 है इस प्रश्न का। तो आज की कक्षा के देखो हमने कोशिश करी है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस जो आपकी एलडीसी की DSSB एलडीसी की जो एग्जाम हो रहा है या होगा, उस एग्जाम के लिए आपको 2 गद्यांश के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। क्योंकि एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है, आज के पैटर्न को देखते हुए, वर्तमान पैटर्न को देखते हुए, एग्जाम का पैटर्न जो है उसको ध्यान में रखते हुए आज ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2 अपठित गद्यांश आपके आए और 2 अपठित गद्यांश में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आ जाए। कितने क्वेश्चन आ जाए? 10 क्वेश्चन आ जाए। तो 10 क्वेश्चन अगर 35 में से 10 आ गए तो आपके पास में 25 ही प्रश्न रहे। कितने प्रश्न रहे? 25 रहे। अगर एक आ गया तो आपके पास में 30 प्रश्न रहे। कितने प्रश्न रहे? 30 प्रश्न रहे। गद्यांश वाले तो आप खुद कर ही लोगे, साथ में जो व्याकरण के प्रश्न है, व्याकरण का मसला है, वो हम और आप सब मिलकर के तैयार कर लेंगे और झंडे गाड़ते हैं। आने वाली परीक्षा में आपकी जय जयकार होगी और हमारा मान बढ़ेगा। हमारे साथ जुड़ोगे, हमारे साथ लगातार कंटिन्यू जुड़े रहोगे
आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद भी हमें जरूर बताया करें, ताकि हम हमारे यहाँ पर आपका आभार प्रकट करें कि आप हमारे यहाँ से पढ़ करके हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे, आने वाली क्लास में आपसे फिर बातचीत और मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।